और सर एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं आपका लेक्चर देख ही रहा हूँ सर, और सर इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में, मेरे को ऐसा लगता है जिसने एंशिएंट हिस्ट्री की बुक भी लिखी होगी ना वो भी नहीं पढ़ा सकता सर, जितना आपने पढ़ाया है। मतलब इतने अलग अलग सोर्सेज से मैं तो ये देख के रहा हूँ कि सर मतलब कि मेरे को लगता नहीं कि किसी को पता भी होगा सर, मतलब कि इतना डिटेल में। और उसके अंदर जो आप ये रिकैप वाला, रिवीजन वाला, और जो आप खुद दिखते हो हमें बोलते हुए सर, उससे तो ऐसे लगता है लाइव एंगेजमेंट हो गया। हाँ। तो मतलब कि सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने एंशिएंट हिस्ट्री देखा ना तो मैं सोच नहीं सकता कि कोई बंदा स्टोन एज को भी इतना डिटेल में और इतना सेक्शन वाइज आपने हमारे माइंड में सेट किया है। चीजें सेट ही नहीं हो पाती थी, पैलियोलिथिक का लोअर मिडल अपर में उलझ जाते थे सर, फिर उसके बाद स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक, इतना ब्रांचेस अब सेट हो गया सर। सर मैं आपको बात बताता हूँ सर, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे आज आप एमएम एकेडमी लेके आए हो ना सर, सर आपने इतना नॉमिनल चार्ज रखा है सर, मतलब कि आपने इतने नॉमिनल वे पे हमें प्रोवाइड कराया है, और जो सर्विस आप हमें दे रहे हैं ना, शायद वाले 1,50,000 में भी नहीं देते, और आप शायद हमसे 15,000 भी चार्ज नहीं कर रहे सर। सर आप उसमें हमारा टेस्ट भी टेक केयर करते हो कि एमसीक्यूज भी कराते हो, करंट अफेयर भी दे रहे हो, करंट अफेयर के एमसीक्यू भी दे रहे हो, हर चीज प्रोवाइड कर रहे हो सर। और अगर कोई इशू आ जाता है बहुत डिटेल में, मान लो कि आसपास क्या चल रहा है, उसको भी आप एक कोई एक्सप्लेन्ड वीडियो बना देते हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स का, ताकि हमें एक अच्छा कवरेज रहे। अब सर जैसे आर्टिकल 370 वाला आपने बनाया सर, मैंने इतने वीडियोस देखे, 370 जैसा आपने समझाया ना वैसा कोई नहीं समझा पाया कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग, उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है सर, मतलब कि एडिटोरियल में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता जो आपने अच्छा मतलब पिक किया। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो ये देखिए कितनी जबरदस्त बात बोली गई है कि फाइंड योर पर्पस बिकम अनस्टॉपेबल। पर्पस फाइंड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ऐसे ही कर रहे हो तो फिर मतलब है क्या? अगर आप बड़े बड़े गोल सेट कर रहे हो लेकिन उसके पीछे पर्पस नहीं है, तो ये जो गोल है ये खोखले गोल रहेंगे। इसलिए स्ट्रांग पर्पस का होना जरूरी है। पर्पस अगर सिर्फ आपका ये है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि लोग जो है मेरी तारीफ करें, तो फिर वो एक खोखला गोल हो जाएगा, वो इतना स्ट्रांग पर्पस नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ फिर ये भी तो करने से तारीफ हो रही है, अगर मैं कुलांडा खाऊं वो भी तो तारीफ हो रही है। तो ये जो है ये स्ट्रांग पर्पस नहीं है। अगर आप किसी बड़े गोल को अचीव करना चाह रहे हो, बड़ी एग्जाम को क्लियर करना चाह रहे हो, यूपीएससी को क्लियर करना चाह रहे हो, तो आपका जो पर्पस है वो भी उतना ही स्ट्रांग रहना चाहिए। काफी लोग, जब मैं इंटरेक्शन करता हूं तो काफी लोग जो है उनका ये बोलना होता है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन टाइप का फील होता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर उसी को आप स्ट्रांग पर्पस बना लो, उसी चीज को अगर आप इतना बड़ा मोटिवेशन बना लो, तो आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, कितनी भी बड़ी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। इसीलिए जो भी आपकी वीकनेसेस है उसे स्ट्रेंथ में तब्दील कीजिए। जब आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाएगी ना, तब आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो आइए आज यहाँ पर हम 10th अगस्त जो है उसका एनालिसिस देखते हैं। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हाँ, टेलीग्राम पर जो कौन बनेगा आईएएस सीरीज आती है एमएम एकेडमी ऐप पर, देखिए न्यूज़पेपर और कौन बनेगा आईएएस सीरीज, ये कंप्लीट पैकेज है करंट अफेयर्स का। क्योंकि न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम जितने भी एडिटोरियल्स है उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स रहेंगे वो कवर करते हैं। कौन बनेगा आईएएस सीरीज में एआईआर, पीआईबी, न्यूज़पेपर, स्टैटिक, इन सभी के जो एमसीक्यू है वो हम कवर करते हैं। एमसीक्यू फॉर्म में जब हम कवर करते हैं तो हमें प्रीलिम्स के लिए काफी आसानी जाती है। और एक्सप्लेनेशन जो होता है कौन बनेगा आईएएस सीरीज में, उसमें आपका मेल से रिलेटेड भी सारी चीजें कवर होती है। इसीलिए कौन बनेगा आईएएस सीरीज और ये जो न्यूज़पेपर है ये कंप्लीट पैकेज है करंट अफेयर्स के लिए। अब कौन बनेगा आईएएस सीरीज वो आती है एमएम एकेडमी ऐप पर, लेकिन जो उसकी पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल पर फॉलो जरूर कीजिए, जिससे कि आपको एटलीस्ट जो पीडीएफ है वो मिल जाए, अगर आप एमएम एकेडमी जो है वो अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आइए यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्लेस है इसे आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब जो सिटी है उसे आइडेंटिफाई करना है जहां पर यूरोपियन यूनियन का क्रिएशन की ट्रीटी साइन की गई थी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज पर आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑगस्ट लेसन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो आज़ादी है, अभी आप सभी को पता है 15 अगस्त आने वाला है, और उसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उससे ही हमारे आज़ादी के लिए हमारे जो स्टेप्स है वो शुरू हो गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट ये स्लोगन किसने दिया था बताइए? इसके रिगार्डिंग पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी जो YouTube है उस पर भी वीडियो अवेलेबल है। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड आप डाल सकते हो क्विट इंडिया मूवमेंट पे मयूर मोगरे,
और अगर आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो चाहिए तो MM एकेडमी ऐप पर पूरी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ पॉलिटी, जियोग्राफी, एंशियंट हिस्ट्री, सारे ही कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द MM एकेडमी ऐप को सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिगार्डिंग तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम आर्टिकल देखते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग है। ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये वाला आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये वाला जो आर्टिकल है इसके थ्रू में आपको स्टैटिक पोर्शन, देखिए ये जो आर्टिकल है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और न्यूज में चल रहा है, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ जब एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो वैक्सीन ट्रायल को कैसे एनरोल किया जाता है, जो डिफेंस इक्विपमेंट है, अब यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहे हैं। तो काफी हेल्दी आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। आते हैं थोड़ा MM एकेडमी के प्रमोशन पर। MM एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, आने वाले दिनों में इकोनॉमी बोलिए, उसी के साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सारे ही जो सब्जेक्ट्स है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए आपको कम से कम प्राइजेस में ये सारी चीजें मिल रही है, तो आप जल्द से जल्द एनरोल कीजिए। आपको स्पीड का ऑप्शन जो है वो भी दिखाई दे रहा है। उसी के साथ पेमेंट ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंक्लूडिंग EMI। तो EMI के थ्रू भी आप पे कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो EMI जो है वो भी आप एनरोल कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप पूरी अमाउंट जो है वो भी फिल कर सकते हो। बाद में आप क्रेडिट कार्ड में जो धीरे धीरे मंथली पे करना पड़ता है वो कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं, आपके फ्रेंड के पास होगा, तो इससे क्या होगा, आपका एक साथ पूरा पैसा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप पे जो है वो भी कर सकते हो। पूरा अगर आप पे करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। और इतने कम प्राइसेस में आपको इतने हाई क्वालिटी वीडियोस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जिससे कि कंप्लीट पैकेज है। आपको और कोई भी सोर्सेज जो है रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी मैं वहां पर लेता हूँ। जो प्रीलिम्स है उससे रिलेटेड जो टेस्ट है वो भी आते हैं, जैसे कि जो टॉप 100 MCQs मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। अब सेकेंड पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। कहाँ पर, तो ऐप पर हो जाएगा, ये अब यूट्यूब पर नहीं रहेगा। तो ये 100 MCQs जो रहने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ये हाई यील्ड रहने वाले हैं। मतलब आपको इससे बाहर आप देखोगे तो कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का इन 100 MCQs के थ्रू। उसी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपकी वो भी हो जाएगी, और आपकी टेक्निक भी हो जाएगी कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो काफी हाई यील्ड रहने वाला है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट के हम टॉप 100 MCQs जो है वो देखेंगे। उसी के साथ साथ ओवरऑल सब्जेक्ट की टेस्ट भी हम लेंगे। तो काफी सारी चीजें आपको MM एकेडमी ऐप पर देखने को मिलने वाली है। जल्द से जल्द एनरोल कीजिए, मजा आ जाएगा आप सभी को। तो आइए पहले आर्टिकल पर आते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है, वो जो आर्टिकल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी एट प्रेजेंट जैसी सिचुएशन चल रही है कि हमारे यहाँ पर अगर देखोगे आप तो कोरोना वायरस की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है पूरी इफिशियंसी के साथ। ऑनलाइन जो केसेस है वो देखे जा रहे हैं, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, वो देखे जा रहे हैं। लेकिन रिसेंटली क्या देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगेंस्ट द लॉ एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण, उसके अगेंस्ट में इनिशिएट की है। तो आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि अभी इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी, है ना, इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको यहाँ पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो यहाँ पर लगाना पड़ रहा है इनके अगेंस्ट में। अभी जबकि इतने हाई यील्ड केसेस जो है वो आपको करने चाहिए, इतनी अर्जेंट केसेस जो है वो करने चाहिए, तो ये बाद में भी हो सकता था। लेकिन अभी, और वो भी 11 साल के बाद, मतलब ये हमें केस देखने को मिलता है काफी पहले, तो 10-11 साल के बाद ये केस, या फिर 9-10-11 साल के बाद ये केस जो है बाहर निकलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो इतनी क्या अर्जेंसी आ गई यहाँ पर, क्यों ये करने की जरूरत पड़ रही है, इस तरीके से बात जो है वो देखने को मिल रही है। तो अब हमारे लिए जानना क्या जरूरी है, हमारे लिए जानना है केस के रिगार्डिंग जरूरी नहीं, केस में क्या है क्या नहीं है। हमारे लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, उसी के साथ साथ इसकी पनिशमेंट किस तरीके से होती है, किस किस को पावर मिली हुई पनिशमेंट देने की, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है क्या वो भी पनिशमेंट कर सकता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और इन दी एंड, ये आर्टिकल के एंड में मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग में कैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है मेंस से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, अब यहाँ पर जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हो, उसे जो भी डिसीजन दिया है उसकी इंसल्ट कर रहे हो, वो होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ऑफ पब्लिक यहाँ पर सेफगार्ड किया जा सके। अगर यहाँ पर जो कोर्ट है उसकी अगर बेइज्जती होती है, कोर्ट का अगर लोगों में जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होते जाता है,
तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए काफी मुश्किल जाएगा, है ना। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो यहाँ पर इरोड होती जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पर कोई बोलता गया कि नहीं जुडिशरी हमारे यहाँ की बहुत बकवास है, जुडिशरी बेकार है, जुडिशरी अच्छी नहीं है, तो मतलब लोगों का अगर जो न्यायपालिका है उनकी तरफ देखने का नजरिया जो है वो इरोड होता गया, जो कॉन्फिडेंस है, जो भरोसा है, वो खत्म होता गया, तो बट ऑब्वियसली वो जस्टिस के लिए वहां जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। जस्टिस जो उसकी क्वालिटी यहाँ पर डिग्रेड होती जाएगी, इरोड होती जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। जो हमारे यहाँ पर जस्टिस देखने को मिलता है, हमारे संविधान में प्रीएम्बल में भी जस्टिस देखने को मिलता है, तो ये जस्टिस जो है ये प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इसे अवॉइड करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमें देखने को मिलता है, मतलब कोई भी अगर ऐसा करने की कोशिश करे तो उसे पनिश किया जाएगा। तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम देखते हैं तो हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो कौन से हैं? एक है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि एक विलफुल डिसओबीडियंस कोई भी कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, मतलब कि कोर्ट ने अगर बोला कि आपको जो हाईवेज है उसके 500 मीटर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं शराब की वो बंद करनी पड़ेगी। अब अगर वो बंद नहीं की जाती है, मतलब क्या है कि विलफुल डिसओबीडियंस हो गया है कोर्ट के ऑर्डर का। या फिर अगर आपको बोला जाए कि आप सांस नहीं लोगे, आप ऑक्सीजन नहीं लोगे, अगर फिर भी आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तो मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? विलफुली जो कोर्ट है उसका डिसओबीडियंस कर रहे हो, है ना। विलफुल डिसओबीडियंस हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट। दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कुछ ऐसे चीजें आती है, एक्ट आते हैं या फिर पब्लिकेशंस आते हैं जो कि कोर्ट को अगर स्कैंडलाइज करते हैं। स्कैंडलाइज मतलब देखिए, स्कैंडलाइजेशन जो होता है वो कुछ ऐसा पब्लिकेशन होता है जिससे कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में वो खतरे में आ जाए, वो खत्म हो जाए। मतलब कि अगर किसी न्यूज़पेपर वाले ने छाप दिया कि हमारी जुडिशरी जो है अब वो बिल्कुल भी बायस हो चुकी है, अब न्यूट्रल नहीं रही है ना, इस तरीके से कुछ छापना शुरू कर दे, या फिर अब जुडिशरी जो है वो न्याय देने के लायक नहीं रही है, ऐसा अगर कोई छापना शुरू कर दे, तो ये हो गया स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट। तो अगर कोई ऐसा करता है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो है उसमें किया जाएगा। दूसरा, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है उसका प्रिजुडाइज अगर होता है तो फिर यहाँ पर हमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखने को मिलेगा। अगर इंटरफियरेंस अगर होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जस्टिस एनी मैनर, मतलब कि अगर जो जस्टिस न्यायपालिका अगर वो न्याय देने का काम कर रही है, लेकिन अगर इंटरफियरेंस किसी भी तरीके से होता है कि नहीं ये है वो है, इस तरीके से है, फलाना है, डिमकाना है, डिंग 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 है, तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप किसी भी तरीके से इंटरफियरेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में माना जाएगा। सिविल क्या है कि आप सिर्फ डिसओबे कर रहे हो, लेकिन क्रिमिनल क्या है, आप अड़थड़े क्रिएट कर रहे हो, आप कोर्ट की जो इमेज है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हो, वो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। तो ये दोनों ही जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली। अब यहाँ पर जो कंटेम्प्ट है उसके फेवर में भी कुछ लोग बोलते हैं कि कंटेम्प्ट जो है वो होना चाहिए, और कुछ अगेंस्ट में भी बोलते हैं कि कंटेम्प्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही जो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये आपको मिलेगा नहीं जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, इसीलिए इस बात पर शेयर तो बनता है। तो जल्द से जल्द अभी पॉज करके शेयर कर दीजिए, बाकी का जो वीडियो है आप आगे देखिए, तो शेयर करिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं फेवर में और यहाँ पर देखते हैं अगेंस्ट में, जिससे क्या है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पूछा जाता है तो आपको दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स लिखने पड़ेंगे, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। तो अगर हम फेवर में देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों होना चाहिए, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि हाई नंबर ऑफ कंटेम्प्ट केसेस होते हैं। मतलब आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि जुडिशरी को इंसल्ट करते हैं, जुडिशरी के डिसीजंस को डिसओबे करते हैं, तो इसलिए हाई नंबर ऑफ कंटेम्प्ट केसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लाए तो फिर यही जो केसेस है काफी ज्यादा और बढ़ जाएंगे। दूसरा है जुडिशरी की रेपुटेशन, मतलब अगर कोई भी कंटेम्प्ट होता है, कोई भी अगर इंसल्ट होती है, तो फिर जो जुडिशरी की रेपुटेशन है वो खराब होगी। और हमारे यहाँ पर ये एक स्तंभ है, जैसे हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। अब अगर लेजिस्लेटिव अपना आर्बिट्रेरीनेस दिखाती है, एग्जीक्यूटिव अगर अपना आर्बिट्रेरीनेस दिखाती है, मतलब अपनी मनमानी दिखाती है, तो फिर लोग देखते किसकी तरफ है कि मुझे न्याय मिलेगा? न्यायपालिका, जुडिशरी की तरफ देखते हैं। लेकिन अगर जुडिशरी ही खतरे में आ जाए, जुडिशरी की रेपुटेशन ही खत्म हो जाए, तो फिर इंसान जो है वो क्या करेगा? अपने हाथ में कानून ले लेगा। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। तो जुडिशरी जो है उसकी रेपुटेशन को अफेक्ट होना, ये भी खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रहना जरूरी है, जिससे कि उसे डर से लोग जो है वो जुडिशरी की इंसल्ट ना करें, उसकी रेपुटेशन जानबूझकर खराब करने की कोशिश ना करें।
उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स हमें देखने को मिलता है कंटेम्प्ट पावर का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्सेस कौन कौन से हैं, अगर आप बता पाओ कमेंट सेक्शन में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पॉलिटी के जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर उसमें कवर हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर कंटेम्प्ट जो है उसके अगेंस्ट में एडिक्वेट सेफगार्ड जो है वो भी मिला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर कुछ भी बोल दिया तो फिर आपका कंटेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास सफिशिएंट एक सेफगार्ड है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर थोड़ा सा कुछ बोल दो तो फिर ये हो जाएगा, है ना। बहुत सारे क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं जो कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होते हैं हमारे जुडिशरी के अगेंस्ट में, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो सेफगार्ड भी मिला हुआ है। अब अगर हम अगेंस्ट में देखते हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में कौन कौन से हैं, तो सिविल लिबर्टीज के अगेंस्ट में है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब हम चाहे वो बोल सकते हैं, हमारा जो भी मन है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हालांकि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आया हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिबर्टीज तो मिली हुई है, हमें आज़ादी तो मिली हुई है, लेकिन अगर इसे और रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया जाए तो फिर ये तो गलत रहेगा। तो ये एक अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है। वाइड स्कोप कंटेम्प्ट का देखने को मिलता है, मतलब क्या है, पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कंटेम्प्ट रहेगा, ये कंटेम्प्ट रहेगा, है ना। अगर आपने ये बोल दिया तो ये कंटेम्प्ट में नहीं आएगा, अगर आपने सही कुछ क्रिटिसाइज किया है तो कंटेम्प्ट में नहीं आएगा। तो ये काफी वाइड स्कोप है। अगर कोर्ट चाहे तो अगर मैंने ये भी बोल दिया कि जो जुडिशरी है उन्होंने ये डिसीजन जो है वो सही नहीं दिया, तो फिर वो भी कंटेम्प्ट में ला सकती है। तो काफी वाइड हो जाता है, तो इसलिए बताना काफी मुश्किल है कि कौन सी चीजें उसमें आएगी, कौन सी चीजें नहीं आएगी। तीसरा है इंटरनेशनल डिसयूज ऑफ कंटेम्प्ट डॉक्ट्रिन। ये भी हमें देखेंगे इंटरनेशनली, अगर ग्लोबली भी देखा जाता है, काफी लोगों ने यहाँ पर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसको एलिमिनेट कर दिया है, सिविल कंटेम्प्ट जो है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल डिसयूज जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको पूरी जो हेल्दी इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी है। तो हमें मोस्टली यही करने की कोशिश करना चाहिए कि जो कंटेम्प्ट है उसकी तो डेफिनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर हम बता देते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इन दोनों का डिफरेंस अगर सही तरीके से जुडिशरी अगर एक्सप्रेस कर देती है तो वो भी काफी अच्छा रहेगा, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, मतलब कि अगर जुडिशरी के अगेंस्ट में बोला जा रहा है और अगर वो सही है, तथ्यों के बेसिस पर है, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ना आए। ऐसे अगर कुछ आकलन किए जाते हैं तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है अगर वो रहता भी है, क्योंकि इसका मिसयूज जो है, हर चीज का मिसयूज जो है वो होता है, तो इसीलिए अगर वो रहता भी है लेकिन प्रॉपर बाइफर्केशन अगर हो जाता है जिससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मिसयूज ना हो। कोर्ट के अगेंस्ट में अगर कोई बोल दे, दादागिरी ना चले कि अगर अच्छा तूने मेरे अगेंस्ट में बोल दिया अब तेरे को दिखा, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये चीज अगर होती है तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो अब इसी से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जुडिशरी इन इंडिया शुड नॉट रियली बी एक्सपांडिंग इट्स टाइम एंड एनर्जी इन्वोकिंग इट्स पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। क्रिटिकली एनालाइज, आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। देखिए अलग अलग तरीके के आपको जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलते हैं मेंस में। हालांकि ये एमएम एकेडमी ऐप पर मैं एक पूरी कंप्लीट सीरीज लाने वाला हूँ मेंस आंसर राइटिंग पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चंस। मेंस आंसर राइटिंग सीरीज ये ऐसी नहीं होगी कि आपको क्वेश्चन जो है वो दिए जा रहे हैं, आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, वो तो बच्चों जैसा खेल हो गया। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो वो उसकी खासियत रहने वाली है मेंस आंसर राइटिंग की, वो टेक्निक रहने वाली है, वो प्रैक्टिस तो रहेगी। प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं हर सब्जेक्ट के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्निक रहेगी कि फिर आने दो ना कोई भी क्वेश्चन आप उसका जवाब दे पाओ। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं मेंस में। मतलब आपको यहाँ पर ये एक हो गया क्रिटिकली एनालाइज टाइप का, दूसरा एक आता है इवेल्युएट टाइप का, है ना, तीसरा आता है कि आपके मत जो है वो आपको बताने हैं, और आता है फैक्चुअल टाइप का कि ये फैक्ट जो है वही आपको बताने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो प्रीएम्बल है वो लिखने को कहा जाए तो फैक्ट है, उसमें आपको कोई एनालिसिस नहीं करना है। काफी बार पूछा गया है डायरेक्टली प्रीएम्बल जो है वो लिखने को कहा जाता है ना। तो ऐसे ही क्या हो गया, फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस हो गए। मोस्टली आपको एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर आप देखो तो अगर हम एथिक्स का पेपर देखें तो डायरेक्टली कोई फैक्चुअल पूछा जाता है कि इसकी फिलोसॉफी किस तरीके की रही है, इसकी क्या फिलोसॉफी रही है, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो मोस्टली एनालिसिस इवैल्यूएशन के आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एनालिसिस और इवैल्यूएशन के हर सब्जेक्ट का एक ढांचा बनता है, हर सब्जेक्ट का ढांचा बनता है, तो ये ढांचे में बिठाना ये जरूरी होता है। अब यहाँ पर पॉलिटी है, पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब जब भी यहाँ पर कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, मतलब बेसिक यही तो होता है ना यार कि कुछ हो गया, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, आपका एक ढांचा तैयार रहेगा। अगर लेजिस्लेटिव साइड में आए, प्राइम मिनिस्टर आए, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए, चीफ मिनिस्टर आए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आए, उनका एक ढांचा तैयार रहेगा। अगर गवर्नर आते हैं,
है ना। जैसे मैंने आपको कहा गवर्नर काफी न्यूज में चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ जब यहाँ पर जो जुडिशरी आती है तो जुडिशरी का एक ढांचा तैयार रहेगा। इस तरीके से हमें ढांचे जो है वो तैयार करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका एक ढांचा तैयार हो गया, तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इंक्लूडिंग वन लाइन जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पूछी गई है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी रहेगी। बॉडी में मैंने आपको जो आर्ग्यूमेंट फेवर और अपोज में बताया है वो आएंगे, और कंक्लूजन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन से कंक्लूजन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, हर इसके 5-5 पॉइंट, मतलब इंट्रोडक्शन आपने 3 पॉइंट का लिख दिया, जो आपने फेवर में है 5 पॉइंट लिख दिया, अगेंस्ट में है 5 पॉइंट लिख दिए, उसी के साथ कंक्लूजन अगर आप 5 पॉइंट लिख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लिखते हो तो ज्यादा बेटर आप आंसर जो है वो लिख सकते हो, और आपको स्कोर जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको अच्छे हेल्दी मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। और देखिए डिपेंड होता है कौन इवेल्युएट भी कर रहा है, वो अपना एक बेंचमार्क सेट करके रखता है कि मुझे कितना भी अच्छा लिखा 7 मार्क्स से ज्यादा मेरे को नहीं देना है, ऐसा भी वो बेंचमार्क सेट करके रखता है। तो जब ऐसा हो तो हमें हाईएस्ट बेंचमार्क तक पहुंचना है, यही हमारी जो एफर्ट्स है वो रहने चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिटिकली एनालाइज यहाँ पर किया जाना है। तो बट ऑब्वियस है कि फेवर में अगेंस्ट में डिसीजन, क्योंकि जब क्रिटिकली हम एनालाइज कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो जब एनालिसिस होता है तो एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं होता है ना, एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं होगा कि बुरा है बुरा है बुरा है, ये एनालिसिस नहीं हो गया, ये तो ओपिनियन देना हो गया आपका। जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, दोनों हम देखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि ये पॉजिटिव्स है ये नेगेटिव्स है, तो जो नेगेटिव्स है उसको हम पॉजिटिव में तब्दील कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रिटिकली एनालिसिस, ठीक है। इवेल्युएशन में भी हम उसी तरीके का होता है, लेकिन उसे इवेल्युएट करना पड़ता है, मतलब खुद के ओपिनियंस भी उसमें देने होते हैं, ठीक है। ये एक चीज डिफरेंस हमें देखने में बहुत थिन लाइन होती है क्रिटिकल एनालिसिस और इवेल्युएशन में, दोनों हम देखेंगे मेंस आंसर राइटिंग में, ठीक है, कवर करेंगे। चलिए तो आप यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिए इसको। नेक्स्ट हम आते हैं न्यू कंज्यूमर। न्यू कंज्यूमर की जब यहाँ पर बात हो रही है तो बेसिकली बात की जा रही है कंज्यूमर जो है उनको क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, जो कंज्यूमर है वो किस तरीके से चल रहे हैं, कंज्यूमर जो है उनको क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरीके से क्रैश हो रही है, लेकिन बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ये है वो WW से होने वाला है, जो रिकवरी है WW से। अब आप सोचोगे हमने पहले के लेक्चर जो है संख्या जुड़ाओ, पहले के लेक्चर्स में हमने देखा हुआ है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन कौन सी रिकवरी थी, वी शेप्ड रिकवरीज, हेड शेप रिकवरी, बहुत सारी रिकवरीज हमने देखी थी, यू शेप्ड रिकवरी, बहुत रिकवरीज देखी थी। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको याद आना चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वी शेप्ड रिकवरी जो है वो यहाँ पर गेन कर रही है, यू शेप्ड रिकवरी जो है वो बोला जा रहा है कि बाद थोड़ा यहाँ पर संत चलेगा फिर उसके बाद ऊपर आएगा। अब यहाँ पर WW शेप रिकवरी क्या है, WW ये क्या वो है क्या, कौन सा धमाल पिक्चर का। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये वेट एंड वॉच, ये है WW रिकवरी, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर स्पेंड करना है और सपोर्ट करना है गवर्नमेंट को, तब जाकर हमारी रिकवरी हो सकती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ कुछ चीजें देखते हैं जो यहाँ पर चीजें चल रही है, और फिर गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या करना चाहिए। तो पॉइंट वाइज दी गई है, मेन्स पर्स्पेक्टिव्ह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टंट है, मेन्स पर्स्पेक्टिव्ह से अतिशय महत्वाचा आहे, तुमच्यासाठी मी हे सांगून देतोय तुम्हाला, ठीक है। पहली चीज जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो क्या है, इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट हुई है बाय द रिडक्शन इन द परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर, लोगों की जॉब चली गई है, कंपनीज लॉस में चल रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जो दुकानें थी वो यहाँ पर नहीं चल पा रही है, इससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है, तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर लोग कुछ खरीदेंगे क्या, खरीदेंगे ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है, परचेसिंग पावर जो है लोगों की वो यहाँ पर रिड्यूस हो गई है। इसीलिए जो अवेलेबिलिटी है पैसों की कुछ प्रोडक्ट बाय करने की वो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। प्रॉब्लम समझ में आ गया तो सोल्यूशन आएगा। आपको अगर प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मार्क्स कम क्यों मिल रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स 100 से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे क्या। इसलिए जरूरी है कि पहले प्रॉब्लम को ढूंढा जाए कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, या फिर क्या हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी उसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि लोगों की परचेसिंग पावर खत्म हो गई है, ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर उस चीज को एड्रेस करना पड़ेगा, लोगों की परचेसिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो टैक्सेस है उसे डिड्यूस करना चाहिए कॉमन लोगों के लिए। मतलब कि जो 100 रुपए की चीज है, अब उनकी परचेसिंग पावर नहीं है कि 100 रुपए की चीज खरीद पाए, तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स कम करके उसे 70 रुपए पे लाना चाहिए, तब जाकर लोग जो है वो खरीद पाएंगे। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है करंट सिनारियो कि हमें बेसिक्स पर वापस जा रही है, जो जनता है बेसिक्स पर वापस जा रही है। मतलब क्या, रोटी कपड़ा मकान, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी, उस पर वापस जा रही है। अब लग्जूरियस जो चीजें हैं उसकी तरफ नहीं बढ़ रही है।
अभी लोगों को पता चल गया है कि घर पर अगर गाड़ी ना हो फिर भी काम चल जाएगा, अगर ऑडी ना हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जो रहने के लिए घर है वो होना, खाने के लिए रोटी जो है वो चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा जो है बेसिक कपड़ा वो चाहिए, कोई ब्रांडेड नहीं चाहिए। ज़ारा की चीज कपड़े हमें नहीं भी रहे चलेगा। घर पे लोग जो है वो क्या पहन के निकल रहे हैं, वही बाहर पहन के निकल रहे हैं, वही बाहर टांग रहे हैं, मतलब एक ही चीज को रिपीटेटिव रिपीटेटिव पहन रहे हैं। यहाँ पर कोई ब्रांडेड चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो लोगों को ये पता चल गया कि भैया लग्जरी जो प्रोडक्ट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कार बोलिए, एयर कंडीशन बोलिए, सेकंड हाउसेस बोलिए, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए क्या हो सकता है, यहाँ पर जो डिमांड है इन सब चीजों की वो फॉल हो सकती है, लेकिन जो रेंटिंग है वो इंक्रीज हो सकती है। लोगों को ये पता चल गया है कि भैया अगर घर नहीं भी हो खुद का फिर भी चलेगा, रेंट पर है तो भी चलेगा, भैया कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि रेनी डे के लिए सेव करना। रेनी डे मतलब बरसात के लिए। बरसात में क्या सेव हो, ऐसा नहीं है। रेनी डे मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, इमरजेंसी आ रही है, उसके लिए कुछ सेव करके रखना। ये एक फ्रेज होता है रेनी डे, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर बैंक जो है उनके पास ज्यादा पैसा तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैश जो है वो घर पर भी रखी जाएगी इमरजेंसी के लिए। लोगों को यहाँ पर पता चल गया है कि बैंक कभी बंद हो सकती है। अगर यहाँ पर ऐसा लॉकडाउन लगा दिया गया, बैंक में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, इसलिए घर पर पैसा रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो अब क्या करेंगे, लोग घर पर भी पैसा रखना यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है एविएशन, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी। ये जो सेक्टर है बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन जो है वो रिलैक्स किए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, है ना। और उनको ये भी नहीं हो रहा है कि हमें ट्रैवल करना चाहिए। फिफ्थ हमें देखने को मिलता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है काफी ज्यादा बूस्ट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लोगों का यही हुआ है, क्या हुआ है, लोगों को अब अल्टरनेटिव मिल चुके हैं। घर पे बैठे थे, है ना, घर पे बैठे थे तो बाहर दुकानों से वो जो सामान खरीदते थे, अब उनको ये हो गया है कि यार घर पे बैठे बैठे चीजें आ रही है, तो अब उनको और ज्यादा अच्छा हो गया है। उनको ये एक आदत पड़ चुकी है और आलस आ चुका है, तो इसीलिए अब ई कॉमर्स जो काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। सिक्स्थ यहाँ पर वोकल फॉर लोकल। मतलब यहाँ पर क्या है कि वोकल फॉर लोकल मोमेंटम पकड़ रहा है। जो लोग है वो यहाँ पर ज्यादा जो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पर कर रहे हैं। तो लोकल एप्स बोलिए, लोकल किराना स्टोर बोलिए, लोकल आर्टिसंस बोलिए, ब्रांड्स बोलिए, उसको यहाँ पर ह्यूज इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सेवेंथ है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी टायर्ड हो चुके हैं घर पर रह रहकर। मतलब जो अपने डियर वंस है उनको मिलना है ना। जो इंडस्ट्रीज है, आईटी बोलिए, वर्क फ्रॉम होम, यही हो सकता है कंटिन्यू करें। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज उनको ध्यान में आई है। आईटी इंडस्ट्रीज को इन्होंने कई कई दिनों तक यहाँ पर कर दिया है कि वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। मतलब पहले कैसा था कि उनको जो बहुत सारे ऑफिसेस है उसमें बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगता था, है ना, वहां पर लोग रोज वो लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनको पता चला है वर्क फ्रॉम होम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। घर पर उनसे, ऑफिस में तो उनको 10 से 5 ही काम करवाते थे, घर पर तो उनको सुबह 8 बजे से लेकर तो रात को 10, 11, 12 कभी भी फोन करो यार, वो तैयार बैठे लैपटॉप पर। मतलब ऐसा हो गया है। तो वर्क फ्रॉम होम जो है वो तो अब उनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ऑफिस का जो ये रेंट देना पड़ता है वो कम हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। तो इसलिए अभी वर्क फ्रॉम होम जो है ये आगे भी चल सकता है ना। लेफ्ट स्टाफ लगेगा, वर्किंग आवर्स यहाँ पर, अल्टरनेटिव डे, सब यहाँ पर ये हो गया है। आठवां, स्कूल और कॉलेजेस जो है वो भी यहाँ पर हिट हुए हैं और ई लर्निंग ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो प्रीफर कर रहे हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी ड्रास्टिकली यहाँ पर हिट हुई है। अगर आप देखोगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो भी ड्रास्टिकली हिट हुई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मूवीज का भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसका यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आ चुका है। लोगों को ये पता चल रहा है कि यार मूवी थिएटर में आती है, उसके कुछ दिनों के बाद ओटीटी पर आ जाती है। घर पे बैठकर अब बड़ी स्क्रीन पर, बड़ी टीवी पर भी उन्होंने लगा दिया है, तो अब बड़ी टीवी पर हम मूवीज देख सकते हैं। तो काहे को थिएटर में जाना, फालतू में पैसे खर्च करना, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये भी चीज हमें देखने को मिल रही है। इससे यहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है हार्ड हिट हो सकती है। उसी के साथ साथ लॉट ऑफ पीपल जो है वो एम्फेसिस दे रहे हैं हेल्थ पर, इम्यूनिटी पर, है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक, ये सारी चीजें जो है वो कंजम्पशन हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पर बूस्ट जो है वो मिल सकता है। उसी के साथ साथ लास्टली रियल एस्टेट जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो है वो सफर हो सकता है। हाई इन्वेस्टमेंट परचेज फेवर किया जाएगा, लेकिन रेंटिंग जो है यहाँ पर इंक्रीज होगी। मतलब रियल एस्टेट जो है काफी लॉन्ग टर्म के लिए हिट हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये कंसर्न्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ सोल्यूशन की, कुछ डिफरेंसेस की। पहला, वोटर जो है उनको यहाँ पर डेली नीड्स, मतलब बेसिक एसेंशियल जो होता है, फूड, वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी यहाँ पर केयर ले रही है, लेकिन लोगों को और ज्यादा पैसा देना चाहिए जिससे कि एटलीस्ट वो बेसिक चीजें जो है वो अफोर्ड कर ले। दूसरा, वोटर जो है उनको जॉब्स की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए, है ना।
ये करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो वोटर्स है उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जॉब मिलेगी तो बट ऑब्वियसली उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खर्च कर पाएंगे। तीसरा, फार्मर को यहाँ पर इंश्योरेंस जो है उसकी जरूरत है, उनके क्रॉप्स की जो इंश्योरेंस होती है उसकी यहाँ पर जरूरत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इंश्योरेंस है क्रॉप्स की वो जरूरी है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेल द राइट प्राइजेस। लास्टली, जो माइग्रेंट वर्कर है यहाँ पर एक्सट्रीम हार्डशिप फेस कर रहे हैं, क्योंकि पहले क्या हुआ था, यहाँ पर काम नहीं मिल पा रहा है तो वो जा रहे हैं अपने गाँव, गाँव में चले गए, वहां पर भी पैसा नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो वापस अब वो सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसलिए उन पर भी फोकस करना जरूरी है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव, ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये सारे पॉइंट्स को एड्रेस करना चाहिए, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन और अच्छी तरीके से इन पॉइंट को एड्रेस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म क्या होगा कि उनके हाथ में पैसे दे दिए, ठीक है, पैसे दो, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, जो एसेट्स हैं उन पर भी खर्च करो, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होगी। ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो वैक्सीन ट्रायल है उसके लिए हम एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनरोल अगर करना है तो अभी ट्रायल शुरू है, उसमें अलग अलग ट्रायल होते हैं, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, फेज 3 होता है। फेज 3 अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें देखने को, इसके आगे भी फेजेस होते हैं, हमने देखे हुए, कवर किए हुए, लेकिन ये जो फेज है मोस्टली ऐसा होता है कि अब वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो ट्रायल होता है उसमें एनरोल कौन कर सकता है, क्योंकि जब फेज 3 पर पहुंचते हैं मतलब ह्यूमंस पर वो देखना पड़ेगा। बट ऑब्वियस है ना कि जब तक ह्यूमन पर ट्रायल ना किया जाए तब तक निकाल कह सकते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऐप लाया जाए तो पहले देखा जाएगा, कुछ लोगों को भेजा जाएगा कि देखो ये सही से चल रहा है या नहीं, सही से काम कर रहा है या नहीं, उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए निकाला जाता है जब वो सही से काम करे। तो यही चीज हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर वैक्सीन है वो यहाँ पर कुछ लोगों पर ट्रायल किया जाता है, और फिर उसके बाद अगर वो सही से सक्सेसफुल हो जाता है फिर बाकी लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें कुछ प्रोसेस होती है। वॉलंटियर्स मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुझ पर आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, तो उनको ये एनरोल करना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि व्हेन हेल्दी पीपल हु हैव नॉट एक्सपोज्ड टू पर्टिकुलर इलनेस कंसेंट टू बी इंजेक्टेड एंड डोज ऑफ द वैक्सीन, दे आर नोन एज वॉलंटियर्स। मतलब क्या है कि इलनेस जो है वो जूझना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि ये जो चीज़ है जो ऑलरेडी जो इलनेस से जूझ रहा है उसके ऊपर ये किया जा रहा है। एम क्या होता है, एम होता है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनको इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए ये सही से काम कर रहे हैं नहीं देखा जाए, ठीक है, तो सेफ है, इफेक्टिव है, कितना इफेक्टिव है वो देखा जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स जो है वो पहले लिए जाते थे, एज और इलनेस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मॉडिफाई कर दिया गया है, एज अब यहाँ पर वाइड कर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी और भी देखा जाता है वल्नरेबिलिटी जो है वो कितनी है। अगर कोई इंसान है, अगर उसको बहुत ज़्यादा डिसीजेस है, अगर उसको जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, एलर्जीज है, अस्थमा है, तो उसको लिया जाएगा क्या, वो एप्लीकेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि भैया आप पर नहीं किया जाएगा। जो एक हेल्दी इंसान है उस पर किया जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़े। अगर आप हेल्दी इंसान पे कुछ गलत भी ट्रीटमेंट कर देते हो, कॉम्प्लिकेशंस को रिकवर किया जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी कोई डिसीज है उस पर अगर किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं, है ना। तो ये किस तरीके से हो सकता है, ये एक यूथेनेशिया टाइप ही हो सकता है, एक्टिव यूथेनेशिया, वो भी कि आप किसी को मार रहे हो, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज जरूरी होती है, याद कीजिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कड़ियाँ जुड़ाइए आप सिर्फ एक घोड़ी की नाल की तरह काम मत कीजिए कि आपको जो दिख रहा है सिर्फ वही हो रहा है। आप वाइड स्कोप रखिए कि ये भी दिख रहा है, फिर आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये तब आपकी पढ़ाई होगी, तब आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। एग्जाम क्लियर करना है अगर आपको, तो आपको वाइड पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर एक कोई चीज आती है फटाक से जोड़िए हर चीज के साथ। यहाँ पर ये एक्टिव यूथेनेशिया हो सकता है क्या, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये जो ट्रायल ले रहे हैं क्या ये यूथेनेशिया में आएगा, कौन सी यूथेनेशिया, एक्टिव, पैसिव, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए फटाफट लिंक करना जरूरी है, फटाफट इंटरलिंक करना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से पढ़िए आप, मैं आपको बता रहा हूं, तभी एग्जाम क्लियर होगी। वाइड पर्सपेक्टिव, हर चीज, चेयर है चेयर से सीखिए, ये पेन है पेन से सीखिए, हर चीज से सीखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि काफी बार इंटरव्यू में आपने देखा होगा, काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हम इस चीज से क्या सीख सकते हैं, हम 0 से क्या सीख सकते हैं, हम 1 से क्या सीख सकते हैं, ऐसे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, हम चेस से क्या सीख सकते हैं, ऐसे कई क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ऑलरेडी पूछे गए हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट फेज जो होता है ट्रायल का ऑफ रिस्पेक्टिव कोविड वैक्सीन कैंडिडेट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जो लोग हैं एनरोल करने को देख रहे हैं 18 to 55 एज जो रहेंगी उनकी, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रांग रहती है। अब मॉडिफिकेशन भी हमें देखने को मिले हैं,
जो अब ट्रायल है उसमें एज 12 एंड अबव जो है उनको भी देखा जा रहा है, और बाकी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर 18 एंड अबव जो है वो देखे जा रहे हैं। अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 बताया था। फेज 1 मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सेफ्टी और साइड इफेक्ट टेस्ट किए जाए, फिर इम्यूनिटी जो है वो देखी जाए, और फिर इसके इफिकेसी कैसी है लोगों पर ट्रायल करके देखा जाए। तो ये हमें फेज जो है वो देखने को मिलते हैं। एनरोल कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट होती है उस पर एनरोल आप कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स वहाँ पर भरना पड़ता है, और फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपको कोई डिसीजेस है तो आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लोकेशन जो है वो भी देखी जाती है कि कहाँ पर किसकी लोकेशन है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। जो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेगा वो एनरोल करेगा, एनरोल करने के बाद उनको यहाँ पर लिया जाता है। तो कंसेंट भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप खुद के इससे ये कंसेंट दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और यूथेनेशिया देखिए, अगर कोई खुद की कंसेंट भी दे तो क्या उसे मार दिया जाएगा? सोचिए। अब यहाँ पर जो रजिस्टर है वो करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बट अब ऐसे वहाँ पे छानबीन की जाएगी, डिटेल्स देखी जाएगी, और फिर उसके बाद जो भी अच्छा लगता है उसे यहाँ पर बुला लिया जाएगा। ये यूजुअली किया जाता है, कैमरा, ऑडियो विजुअल इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना, ये सब लिए जाते हैं। तो ये सब किया जाता है। थोड़ा बहुत उनको ये भी किया जाएगा कि भैया देखो आप इस तरीके से बढ़ रहे हो यहाँ पर, तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर होता है। और वॉलंटियर्स को क्या पे किया जाता है? अब अगर कोई एनरोल कर रहा है तो क्या उनको पे किया जाएगा? जी नहीं, पे नहीं किया जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप अलग अलग फेजेस, पहले एनिमल्स पर, फिर ह्यूमंस पर, फिर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस पर, फिर और ग्रुप ऑफ एनिमल्स पर, आई मीन ह्यूमंस पर, और फिर उसके बाद जो अर्थ है उस पर। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो वॉलंटियर्स उनको पे नहीं किया जाता है, कोई भी रिम्यूनरेशन जो है वो नहीं दिया जाता है। अब कहीं किसी को अगर देना हो, देखिए वो अब अपनी इस पर होता है, ठीक है। अगर हमको देना है कि तुम अपनी जान जो है वो इस पर दाव पर लगा रहे हो तो हमको देना है, लेकिन नहीं दिया जाता है, ठीक है। नॉमिनल अमाउंट अगर देना चाहे तो वो दे देते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। आपको समझ में आएगा कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। अब रिस्क जो है क्या इन्वॉल्व होती है? देखिए रिस्क होती है लेकिन मिनिमल होती है, क्योंकि ऑलरेडी फेजेस से गुजर चुका है, तो इसीलिए रिस्क काफ़ी मिनिमल होती है। अगर कुछ हुआ भी तो भी रिकवर, इसलिए तो डिसीज लोगों को नहीं लेते हैं ना, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए तो फिर उसे फटाक से रेटिफाई जो है वो कर दिया जाए। इससे रिस्क जो है वो भी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं निग्लिजेंस, जैसे कि फीवर हो गया, थोड़ा सा ईचिंग हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि 101 डिफेंस आइटम जो है उनकी इंपोर्ट पर बैन लगाया जा रहा है। यह आत्मनिर्भर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब क्या है, इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं। हम फर्स्ट है या सेकंड है, क्या ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? फर्स्ट है या सेकंड है? अभी पॉज करके बताइए, क्योंकि आगे पता चल जाएगा आपको। फर्स्ट है या सेकंड है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इंपोर्ट करने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स? तो यहाँ पर देखिए जो डिफेंस इंपोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ना। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये कोशिश की जा रही है कि आत्मनिर्भर बना जाए, इंडिजीनियसली जो चीज़ें उसे डेवलप किया जाए। और 101 डिफेंस आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें इस सेल्फ रिलायंट इंडिया में रखा गया है। मतलब अब उसका इंपोर्ट हम नहीं करेंगे। मेजर कंसर्न डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री जो है, इसका कंसर्न ऑफ अब्सेंस ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कमिटमेंट जो है वो नहीं है, मेजर कंसर्न हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे सर्टन आइटम्स जो है उसे अगर हम लिस्ट में डाल देते हैं, सेपरेट बजट हेड जो है वो क्रिएट कर देगा फॉर डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे वो भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे इस वजह से। अब यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट 101 आइटम जो है वो यहाँ पर केयरफुली चूज किए गए हैं, और उन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भारत में ही बनाने की कोशिश करेंगे, इंडिजीनियसली बनाने की कोशिश करेंगे, हम उनका इंपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ आइटम्स उसमें अगर आप देखोगे तो AK-203 राइफल काफ़ी सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इंडियन डिफेंस सेक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन दी वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। इतना करोड़ जो है डिफेंस बजट हमें देखने को मिलता है, और डिफेंस बजट जो उसमें इंक्रीज भी हुआ है। टर्न अराउंड अगर टारगेट हम देखते हैं तो इतना है, और एक्सपोर्ट टारगेट अगर हम देखते हैं, मतलब इंपोर्ट हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इक्विपमेंट्स का। इसमें ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल अगर हम देखते हैं तो इंडिया में थोड़े उसकी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन रशिया के साथ मिलकर बनाई गई है, और बहुत सारे कंपोनेंट हमने रशिया से लिया है ना। तो इससे क्या होता है, इससे जो दो चीज़ें उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्शन लाइन है क्या वो इकोनॉमिकली फंक्शन कर पाएगी, क्या हम यहाँ पर जो ऑर्डर से प्रॉपरली दे पाएंगे। और दूसरा है कि हम जो बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर से फॉर एग्जांपल अगर हम 100 रुपए में कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो क्या यहाँ वो 150 रुपए की हो जाएगी, ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ एड्रेस किस तरीके से की जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब यहाँ पर हम जब इसका जवाब देखते हैं तो हमें नीदरलैंड जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नीदरलैंड है जहाँ पर ये किया गया था, और उसमें भी मास्ट्रिच। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। तो MM Academy ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए, काफी हेल्दी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, काफी फायदा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।